Restriction endonucleases. Let's start with restriction endonucleases. Now restriction endonucleases, these are the molecular seizers. हम इनको बोलते हैं molecular seizers because ये कटिंग का काम करते हैं. They cleave the phosphodiester bonds in nucleic acids. यानी ये जो restriction nucleases होते हैं ये phosphodiester bonds को काटते हैं ये nucleic acids के अंदर. And Herbert Boyer, he studied E. coli restriction endonuclease and found that these can cut DNA strands leaving sticky ends which can rejoin precisely. तो ये जो साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बॉयर, उन्होंने ये देखा कि जो ई कोलाई के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं ये डीएनए स्ट्रैंड्स को काट देते हैं और ये कुछ स्टिकी एंड्स, जैसे कि हमने अभी पहले देखा था BAM-H1 और IND3 में कि वो एंड्स बने थे जो कि प्रिसाइजली जॉइन कर सकते हैं. तो एक तो ये स्टडी हो गई और एक स्टडी जो अभी पीछे आपने देखी थी स्टैनले कोहन की स्टडी थी जहाँ पर वो प्लाज्मिड्स को निकाल सकते थे और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते थे. जब ये दोनों हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहन इन्होंने आपस में डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना हम इस तरीके से, आप तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दीजिए और मैं प्लाज्मिड निकालता हूँ और हम इनको प्लाज्मिड को काटते हैं, इसमें बाहर का डीएनए जोड़ते हैं, हम इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं. और तब इन दोनों की मदद से ये टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेवलप हुई. अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस और दूसरे होते हैं एक्सोन्यूक्लियस. एंडो का मतलब होता है इंटरनल. तो जब ये डीएनए के अंदर इंटरनल कट लगाते हैं एंजाइम्स, हम उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियसेस. और जब वो एंजाइम्स फ्री एंड से, यानी डीएनए के जो फ्री एंड्स होते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड, और वहाँ से वो न्यूक्लियोटाइड को कट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो बिकॉज एक्सटर्नल कट कर रहे हैं हम उनको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस. तो हमारे जो न्यूक्लियसेस होते हैं, न्यूक्लियसेस बेसिकली हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को काटते हैं, राइट. वो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक हो गए एंडोन्यूक्लियस. अगर वो इंटरनली कट कर रहे हैं तब होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस, और अगर वो जो हमारे डीएनए हैं उसके फ्री एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को हटा रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस. क्लियर? ये डिफरेंस क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है. ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज़ अ यूनिक रिकॉग्निशन साइट एंड रेस्ट्रिक्शन साइट. हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर एक तो होती है रिकॉग्निशन साइट. अब रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? अब ये एंजाइम है, जब ये डीएनए के ऊपर आएगा तो इसको पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ से काटना है. अब वो पता होने के लिए क्या होगा, कुछ ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ पर जिसको वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको वहाँ जाके वो रुक जाता है और वो कहता है कि यस दिस इज़ माय एक्शन साइट, मुझे यहीं से डीएनए काटना है. बिकॉज इतने अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं कि वो डीएनए में अलग अलग जगह पर जाकर बाइंड करके उनको काट सकते हैं. तो रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाते हैं, वो बाइंड करते हैं डीएनए के साथ और वो वहाँ पर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यहाँ मेरी साइट है और मेरे को यहाँ पर अपना एक्शन लेना है. तो वो तो हो गए रिकॉग्निशन साइट. अब होता है रेस्ट्रिक्शन साइट. रेस्ट्रिक्शन साइट में एक्चुअली वो साइट होती है जहाँ पर वो कट करते हैं. ओके. अब वो कट जहाँ रिकॉग्निशन साइट होती है उस पर भी कर सकते हैं. कुछ एंजाइम्स रिकॉग्निशन साइट के इधर उधर कट कर सकते हैं, यानी कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो रिकॉग्निशन साइट से थोड़ा दूर कट कर सकते हैं. तो डिपेंड करता है कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और किस तरीके से वो कट कर रहे हैं. तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइट होती है और एक उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है. ये आपको माइंड में रखना है बिकॉज ये आगे के जो हम किस तरीके से कट करते हैं तब जानने के लिए ज़रूरी होगा. द रिकॉग्निशन साइट्स आर पैलिंड्रोमिक. ये याद रखिए, ये जो हमारी रिकॉग्निशन साइट्स हैं ये पैलिंड्रोमिक होती हैं. पैलिंड्रोमिक हम किसको बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक हम ऐसी सीक्वेंसेस को बोलते हैं जो आगे से और पीछे से एक ही तरीके से पढ़ी जाए और वो एक ही तरीके की साउंड देती है. जैसे अगर हम डीएनए की बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन या 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन अगर आप देखें तो वो सेम ही सीक्वेंस आपको मिलेगी. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 5 प्राइम में ये GAATTC, और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से आएगा, इस डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो ये आएगा G, ये G आ गया, फिर ये AA आ गया, फिर ये डबल T आ गया, ये डबल T आ गया और यहाँ पर C आ गया. इसका मतलब ये दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट्स अगर आप इसको यहाँ से पढ़ें या इधर से पढ़ें, आपकी पूरी की पूरी साइट्स जो हैं ये उसी डायरेक्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ये
अगर आप इसको थ्री प्राइम की डायरेक्शन में पढ़ेंगे इस स्ट्रैंड को, और इस स्ट्रैंड को फाइव प्राइम की डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये सेम ही होगा। इसके बहुत जो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि मॉम हो गया, MOM, तो आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम ही होगा, राइट। या सिविक, CIVIC, सिविक, तो वो भी आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो भी सेम होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के। नाउ सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स वाइल, जैसे कि EcoR1, BAM-H1, HIT-D3। तो स्टिकी एंड्स में क्या होता है, ये हमारी रिकॉग्निशन साइट है GAATTC, राइट। ये हमारा एक एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने EcoR1 लिखा हुआ है। ये EcoR1 जब यहाँ काम करेगा तो ये 5 प्राइम एंड में G पर काटता है, तो इधर से 5 प्राइम एंड में भी ये G पर कट करेगा, और जब ये G पर कट करेगा दोनों तरफ के 5 प्राइम एंड से, तो ये इस तरीके के एंड को प्रोड्यूस करेगा। और इस तरीके के एंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि जो ये ओवर हैंग्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स। इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और ये स्टिकी एंड्स कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल EcoR1 एक एग्जाम्पल है, BAM-H1 एक एग्जाम्पल है, HIT-D3 एक एग्जाम्पल है। ये तीनों एंजाइम्स हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। EcoR1 का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लंट एंड्स देते हैं, जैसे ये है, ये आपका SMA1 एक एंजाइम है, और जब ये काम करेगा तो ये C और G के बीच में काटेगा। तो जब ये C और G के बीच में काटेगा तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट कट मारता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लंट एंड्स। और ब्लंट एंड्स देने वाले कुछ एंजाइम्स के नाम है SMA1, EcoR5 और ALU1। ओके, ALU1, ये जो नाम है ये सारे के सारे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो अब आपने देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत होते हैं। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है और एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, राइट। देन कुछ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अपने अपने अलग अलग तरीके के फंक्शनिंग होती है। नाउ when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of ends which can be joined together end to end using DNA ligases। अब एक हमने दो DNA हमारे पास, हमने दोनों DNA को EcoR1 के साथ रिएक्ट कराया, तो DNA पहला वाला DNA है वो भी इस तरीके का सेम कट मारेगा GCTTA, और वो दूसरा वाला है वो भी एग्जैक्टली सेम यही कट मारेगा। और जब हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, बिकॉज उनके दोनों के जो कट हैं वो एग्जैक्टली सेम है, और वो प्रिसाइजली वहाँ पर उसको ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया टू कंट्रोल बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन बाय डिग्रेडिंग देयर न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये एक्चुअली होते क्यों हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस? ये नेचुरली होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब जैसे हम लोगों को बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन होता है, और वायरसेस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो बैक्टीरिया का ये एक तरीके का आप मान के चलिए कि ये इनका इम्यून सिस्टम या प्रोटेक्टिव सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से ये वायरल DNA को डिग्रेड कर देते हैं। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अब क्या है, अब आप ये पिक्चर में देखिए कि ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड्स हैं, गोल सर्कुलर हैं, और ये हमारा क्रोमोसोमल या बैक्टीरियल DNA है। ये हमारा बैक्टीरियोफाज है जो कि वायरस है। ये वायरस अटैच करता है इस बैक्टीरियल सेल के साथ, और जब ये अटैच करता है तो ये जो वायरल RNA है या DNA है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वायरल है, ये इसको इंसर्ट करा देगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। और जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कराएगा तो इसका मेन काम क्या होगा, अपने लिए कैप्सिड बनाना, यानी ये प्रोटीन बनाना, और अपने इसको रेप्लिकेट करना वायरल DNA और वायरल RNA को। और फिर ये क्या करेगा, फटाफट से अपनी कॉपीज़ बनाएगा और इस बैक्टीरिया को लाइज करके और बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो ग्रीन कलर के आप डॉट्स देख रहे हो, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये हमारे सेल के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली मिलते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये आपका वायरल जीनोम आया, इंजेक्ट हुआ अंदर, ये जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं
ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इस जीनोम को डिग्रेड कर देंगे और इस तरीके से इस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो ये नेचुरली होता है हमारी बैक्टीरिया के अंदर, जो कि ये वायरल जीनोम को ब्रेक कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। ओके, नाउ इट एग्जिस्ट्स एज रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये जो एंजाइम होता है, हर एक एंजाइम एक रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन सिस्टम की फॉर्म में होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरल जीनोम को डिग्रेड कर सकता है, तो ये बैक्टीरियल जीनोम को क्यों नहीं डिग्रेड कर सकता? इसका काम तो ये देखना है कि ये जो डीएनए है उसको डिग्रेड कर देना। अब वो तो बैक्टीरिया के पास भी है, लेकिन बैक्टीरिया का तो नहीं होता और वायरल का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इस वजह से हो पाता है क्योंकि ये जो है ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के फॉर्म में रहता है। अब क्या होता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम? इसके अंदर एक तो होती है रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी। रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी क्या करती है? वो कट करती है बैक्टीरियोफाज डीएनए को। साथ में एक होती है इसके अंदर मॉडिफिकेशन एक्टिविटी, और मॉडिफिकेशन एक्टिविटी क्या करती है? वो जो उसका खुद का डीएनए होता है उसको वो मिथाइलेट कर देती है। क्या कर देती है? वहाँ पर वो मिथाइल ग्रुप लगा देती है उसी रेस्ट्रिक्शन साइट पर, जो उसकी रिकॉग्निशन साइट होती है। तो बैक्टीरियल सेल के बैक्टीरियल जीनोम के अंदर जो बैक्टीरियल इस पर्टिकुलर एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट है, उस साइट के ऊपर वो मिथाइल ग्रुप लगाएगी और उसको मिथाइलेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी है वो वहाँ पर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो वहाँ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो उसको कट भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए को तो बचा लेता है। लेकिन वायरल जीनोम के अंदर तो मिथाइलेशन होता नहीं है, वायरल जीनोम के अंदर तो साइट होती है, तो वो अपनी साइट पर जाएगा और वो साइट पर जाकर उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम हमारे बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल जीनोम को तो बचा लेते हैं, लेकिन वायरल जीनोम को डिग्रेड कर देते हैं। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी होती है, साथ ही साथ मॉडिफिकेशन एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इंटरनल डीएनए या होस्ट का अपना डीएनए तो बच जाता है, लेकिन वायरस या बैक्टीरियोफाज का डीएनए वो डिग्रेड हो जाता है। क्लियर? पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर हुआ था वो हुआ था हिंडी 2। इसका नाम है हिंडी 2, ये याद रखना आप। ओके, कभी कभी नीट में आ सकता है हिंडी 2, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ देयर आर 4 नोन रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम्स। हमारे पास अब तक जो हैं वो 4 तरीके के रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है। एक है टाइप 1, एक है टाइप 2, एक है टाइप 2S और एक है टाइप 3। टाइप 1 जो है उसमें एक सिंगल एंजाइम होता है, और इसी सिंगल एंजाइम के साथ जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो उसकी रिकॉग्निशन साइट से लगभग 1000 बेस पेयर दूर होती है। इसका मतलब ये जो टाइप 1 एंजाइम होता है, जब ये बाइंड करता है अपने रिकॉग्निशन साइट पर, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है, राइट, ये हमारा डीएनए है। अब यहाँ पर इसने टाइप 1 ने बाइंड कर लिया, ये इसकी बाइंडिंग हो गई। लेकिन जब ये कट करेगा तो ये कट यहाँ पर करेगा, वहाँ से लगभग 1000 बेस पेयर दूर ये कट करेगा। ये यहाँ पर नहीं कट करेगा जहाँ पर ये बाइंड कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है वो इसकी रिकॉग्निशन साइट नहीं है। सो रेस्ट्रिक्शन साइट इज नॉट इक्वल टू इट्स रिकॉग्निशन साइट। टाइप 2 वाले जो होते हैं इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं। अब 2 एंजाइम में जो रेस्ट्रिक्शन, एक तो रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी और एक मॉडिफिकेशन एक्टिविटी हो गई, तो मॉडिफायर तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन वाले क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंड रिकॉग्निशन साइट्स आर सेम। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इसने ये बाइंड किया है वहीं पर ये इसको कट करेगा, जिस साइट पर इसने बाइंड करा है उसी साइट पर ये इसको कट करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंड रिकॉग्निशन साइट्स आर सेम। क्लीवेज अकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिकॉग्निशन, बिकॉज ये डबल स्ट्रैंडेड है। ये देखिए आप, तो यहाँ पर क्लीवेज यहाँ पर भी होगी और क्लीवेज इस स्ट्रैंड पर भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिंगल क्लीवेज होगी। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल।
क्या बोलते हैं हम इसको? सिमेट्रिकल। जब दोनों स्ट्रैंड्स में क्लीवेज होती है, दोनों स्ट्रैंड्स कट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। एंड यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट इज इक्वल टू रिकॉग्निशन साइट, करेक्ट। देन टाइप 2s होता है, ये भी 2 एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लीवेज इसमें एक ही साइड में होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है तो क्लीवेज इसकी एक ही साइड पर होगी, और यहाँ पर क्या होगा, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है तो ये क्लीवेज दोनों साइड पे होगी। तो ये हो गई एसिमेट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। और टाइप 3 जो होता है वो भी सिंगल एंजाइम होता है टाइप 1 की तरह, और यहाँ पर भी जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो 1000 बेस पेयर तो इधर उधर नहीं होती, लेकिन हाँ 24 से 26 बेस पेयर यानी 24 to 26 बेस पेयर इधर उधर होती है रिकॉग्निशन साइट से। तो इसका मतलब उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट भी इक्वल नहीं होती। तो अगर हम चारों को देखें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2s और टाइप 3, इसमें हमारा जो टाइप 2 है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्लोनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो दोनों स्टैंड्स कट हो रहे हैं, दूसरा रेस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन साइट सेम है, तो हमको ये पता है कि स्पेसिफिकली कहाँ काटेगा। अब किसी भी डीएनए में अगर हमको क्लीवेज करना है तो उस क्लीवेज को करने के लिए हम लोगों को ये पता है कि हम अगर BAM-H1 का यूज़ कर रहे हैं या HND3 का यूज़ कर रहे हैं या EcoR1 का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि वो रिकॉग्निशन साइट और वो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होगी और हमारा क्या फ्रैगमेंट बन के आएगा। वो इजी होता है हमारे लिए इंजीनियर करने के लिए, क्योंकि हम जब हमें दो डीएनए, एक हमारा वेक्टर है और एक हमारा जो नॉर्मल डीएनए जो फॉरेन डीएनए है, जब हम उसको कट करेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि अगर हम इन दोनों को सेम एंजाइम से काटते हैं तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो वो इस जगह पर जाके बाइंड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम किस तरीके से नाम देते हैं, राइट। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। So each enzyme is named by using first letter of the genus followed by first two letters of the specific epithet of the organism from which it was isolated. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीनस का पहला लेटर हम लेते हैं और उसकी स्पीशीज़ के नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स लेते हैं, यानी हम टोटल 3 लेटर्स लेके हम उसका नाम रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें यहाँ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है। इसमें H हो गया जीनस का और IN हो गया, यानी फर्स्ट 2 लेटर्स हो गए स्पेसिफिक एपिथेट के, और इन दोनों को मिला के हमने बना लिया हिन, एंड इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स। जो नाम होता है उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। देन द स्ट्रेन डेजिग्नेशन और सीरोटाइप इज एडेड। वो कौन सा स्ट्रेन है या वो कौन सी सीरोटाइप है, वो हम लोग उसको डेजिग्नेशन को हम नाम में ऐड करते हैं, और वो नॉन इटैलिसाइज्ड होता है, उसको हम इटैलिसाइज नहीं करते। जैसे डी, तो यहाँ पर हमने डी लगा दिया तो अब बन गया हमारा हिंदी। ओके, HIN तो हो गया हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, और डी हो गया हमारा डेजिग्नेशन सीरोटाइप या स्ट्रेन का, ये हो गया हमारा हिंदी। एंड देन रोमन न्यूमरल्स टू डेजिग्नेट द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अब जैसे जैसे एक ही ऑर्गेनिज्म में से अलग अलग मिलते रहेंगे, हम उनको उनके ऑर्डर ऑफ कैरेक्टराइजेशन से रोमन न्यूमरल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर है हिंदी 2, तो हमने ये 2 लगा दिया यहाँ पर रोमन न्यूमरल। हिंदी 1 भी होगा, हिंदी 2 भी होगा, 3 भी होगा, एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से EcoR1 फ्रॉम इश्चरीशिया कोलाई RY13, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई RY13, इसका हमने इको ले लिया, ये ई है और ये कोलाई इको, और ये R1 ये R हो गया स्ट्रेन, और 1 क्या हो गया न्यूमरल 1, वो उसका ऑर्डर ऑफ कैरेक्टराइजेशन हो गया। इस तरीके से हम जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं वो जैसे 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 डिस्कवर होते रहते हैं, और जिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से डिस्कवर होते रहते हैं उन्हीं के नाम के साथ हम लोग लगाते रहते हैं। ओके, नाउ अब आप देखिए कि किस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का यूज़ करते हैं। ये हमारा DNA है और ये हमारी EcoR1 की साइट है।
ये हमारी इको R1 की साइट 1 है और ये इको R1 की साइट 2 है और ये हमारा बीच का जीन है। तो हम क्या करेंगे, इस इको R1 से हम इसको काट के इस जीन को अलग कर लेंगे। इसी तरीके से प्लाज्मिड वेक्टर में भी हम सेम साइट लेते हैं। ये हमारी इको R1 है, यहाँ की साइट है ये देखिए आप, इन साइट्स पे हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ इको R1 से सेम हमने प्लाज्मिड वेक्टर को भी कट किया और इको R1 से हमने उस जीन को भी निकाल लिया डीएनए में से। अब यहाँ देखिए, ये हमारी इको R1 की साइट है GAATTC, ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। इसी तरीके से GAATTC, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो GAATTC एंड GAATTC। यहाँ हम दोनों ने जब कट किया तो कट करने से इको R1 के हमारे इस तरीके के ये जो स्टिकी एंड्स बने, यहाँ पर भी ये स्टिकी एंड बना, ये हम एक ही स्ट्रैंड का दिखा रहे हैं आपको, ये स्टिकी एंड बना और यहाँ पर वेक्टर के एक स्ट्रैंड का स्टिकी एंड ये बना। तो इस तरीके से हमने इको R1 को लिया और इको R1 से हमने यहाँ पे ये दोनों के स्टिकी एंड्स को जनरेट कर दिया। ओके, और जब हमारा ये जीन है वो जीन हमारा यहाँ से कट करके एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में आ गया, ये हमारा जीन है यहाँ, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा वेक्टर जो है वो ओपन हो गया। नाउ दिस इज़ द ओपन प्लाज्मिड वेक्टर।